आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो बाल विकास के सेट नंबर 6 पर रहेगा, यानी कि 91 से लेकर 110 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 91, नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता का मुख्य आधार क्या होता है? पहला ऑप्शन भाषा अर्जन युक्ति, एलिडन लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, दूसरा केवल पुरस्कार और दंड, तीसरा केवल अनुकरण और चौथा औपचारिक विद्यालय शिक्षा। तो इस जो प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, यानी कि भाषा अर्जन युक्ति। नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात पाई जाती है। भाषा अर्जन युक्ति, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति एलईडी होती जो नियमों को स्वतः ही ग्रहण कर लेती है। प्रश्न क्रमांक 92, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी? पहला हार्वर्ड गार्डनर, दूसरा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, तीसरा चार्ल्स स्पीयरमैन और चौथा अल्फ्रेड बी ने। तो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत जो दिया वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया। अब याद कैसे करो, देखो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग यानी कि तीन से तीन और तीन से त्रितंत्र, यानी कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत दिया, और जो हार्वर्ड गार्डनर इन्हें बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। और उसके बाद में अल्फ्रेड बी ने और द्विव बुद्धि सिद्धांत, जो द्विव कारक बुद्धि के दो कारक होते हैं, चार्ल्स स्पीयरमैन ने बताया, और अल्फ्रेड बी ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। सबसे पहले हम विश्लेषण करेंगे, फिर उसका निर्माण करेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। प्रश्न नंबर 93, मापन और मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या है? मापन परिमाणात्मक होता है जबकि मूल्यांकन परिमाणात्मक गुणात्मक दोनों होता है। बी, मापन व्यापक होता है और मूल्यांकन सीमित होता है। तीसरा, मापन अंतिम होता है और मूल्यांकन केवल शुरू होता है, और दोनों एक प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, मापन परिणामात्मक होता है और मूल्यांकन गुणात्मक और परिणात्मक दोनों होता है। मापन कैसे, अपन जैसे एक टेस्ट ले रहे हैं गणित का, जैसे 10 नंबर का है, तो अब 10 नंबर में जैसे किसी को 7 नंबर आए तो वो उसका परिणाम बता रहा है। जैसे मान लो किसी ने टेट एग्ज़ाम दिया, अब टेट एग्ज़ाम 150 नंबर की, अब 150 में से वो 75 लाया, तो वो क्या दिखा रहा है? उसका परिणाम दिखा रहा है। और मूल्यांकन ने परिणात्मक और गुणात्मक दोनों गुणों को लिया गया। इस टाइप से आप इसको डील कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 94, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? सबसे पहले बाल केंद्रित, फिर शिक्षक। पहला ऑप्शन ज्ञान का एकमात्र स्रोत बनाना, दूसरा एक मार्गदर्शक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना, तीसरा कक्षा में कड़ा अनुशासन, चौथा केवल परीक्षा में केंद्रित होना। तो जो 94 नंबर का राइट आंसर आएगा, बाल केंद्रित शिक्षा का जो शिक्षक की मेन भूमिका रहेगी वो मार्गदर्शक और सुगमकर्ता के रूप में रहेगी, मतलब मार्गदर्शक और फैसिलिटेटर के रूप में रहेगी। और NEP 2020 ने ही शिक्षा का मुख्य केंद्र बाल केंद्रित शिक्षा माना, यानी कि प्रमुख बिंदु बालक को माना है। प्रश्न 95, पियाजे के अनुसार सकर्मक अनुमान वर्गीकरण की क्षमता बालक में किस अवस्था में आती है? पहला संवेदीगामक अवस्था, दूसरा पूर्व सकारात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त सकारात्मक, चौथा औपचारिक। तो इसका जो राइट आंसर है, अनुमान और वर्गीकरण की जो अवस्था रहती है मूर्त सकारात्मक अवस्था रहती है, और ये अवस्था रहती है 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। और संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष, और पूर्व संज्ञा 2 से लेकर 5 वर्ष, और मूर्त संज्ञात्मक 15 वर्ष से अधिक। प्रश्न क्रमांक 96, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थर्नडाइक का गौण नियम है? पहला ऑप्शन तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा बहु प्रतिक्रिया का नियम और चौथा प्रभाव का नियम। तो इसका जो यहाँ पर थर्नडाइक साहब ने गौण नियम की बात करी, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, यानी कि बहु प्रतिक्रिया का नियम थर्नडाइक का गौण नियम के अंतर्गत आता है। और जो मेन नियम है वो तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम। इस तत्परता, अभ्यास, प्रभाव थर्नडाइक के 3 प्राथमिक नियम है, जबकि बहु प्रतिक्रिया, आर्थिक, आंशिक क्रिया, मनोवृत्ति ये गौण नियम है। प्रश्न 97, डिस्प्रेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित अधिगम आ सकता है? पहला गणितीय गणना, दूसरा तंत्रिका तंत्र, शारीरिक गति, संवेग, तीसरा केवल पठन विकार और चौथा केवल सुनने की समस्या।
तो डिस्पेक्सिया मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र और शारीरिक गति में समन्वय से। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। शारीरिक गतिज समन्वय यानी कि बारीक मोटर कौशल, जैसे बटन बांधना, जूते के फीते बांधना आदि में कठिनाई होना, ये है डिस्प्रेक्सिया के लक्षण। प्रश्न क्रमांक 98, विकास की किस अवस्था को स्टॉर्म ऑफ स्टेज यानी तूफान और तनाव की अवस्था कहा? पहला ऑप्शन शिशुअवस्था, दूसरा बाल अवस्था, तीसरा किशोर, चौथा प्रौढ़ अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, किशोर अवस्था को विकास में तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। ये कहा है स्टेने हॉल के द्वारा। अब याद कैसे करें, जब भी तूफान आता है तो युवा कहाँ पर देखता है, कैसा हाल देता है, इसी जगह देती है जब तूफान की अवस्था में, तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 99, पोर्टफोलियो का उपयोग बाल विकास में किसके लिए होता है? केवल वार्षिक परीक्षा का अंक रिकॉर्ड रखने के लिए, दूसरा समय के साथ बच्चे की विकास और क्रमिक प्रगति का साक्ष्य रिकॉर्ड रखने के लिए, तीसरा केवल अभिभावकों की शिकायत दर्ज करने, चौथा खेलकूद का ब्यौरा रखने के लिए। तो पोर्टफोलियो का उपयोग करेंगे हम समय के साथ बच्चे के विकास और क्रमिक प्रगति का साक्ष्य रिकॉर्ड रखने के लिए। कैसे? जैसे मान लो एक टीचर है, एक टीचर वो अटेंडेंस रजिस्टर रखता है, मतलब रजिस्टर, उसमें रिकॉर्ड रखता है कि बच्चा कब कब आया, किस तारीख पे आया। तो ऐसे हम बच्चों का पोर्टफोलियो रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे बच्चे का अपने को पता चलता है कि उसकी प्रगति किस प्रकार, उसमें कौन सी कमी, किस पर काम किया जा सकता है। 100 प्रश्न क्रमांक 100, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या? पहला नए मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन, दूसरा विद्यालय कक्षा तत्कालिक समस्या का समाधान, तीसरा केवल वैज्ञानिक प्रयोगशाला में शोध, चौथा ऐतिहासिक आंकड़ों का अध्ययन। तो क्रियात्मक का मतलब होता है कि एक्टिव रखना, यानी कि विद्यालय और कक्षा की तत्कालिक समस्या का समाधान करना। प्रश्न क्रमांक 101, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रकृतिवादी बुद्धि का अर्थ क्या है? और बहुबुद्धि सिद्धांत आप सभी को पता है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। इसके अनुसार 8 प्रकार की बुद्धि। पहला ऑप्शन भाषा पर उत्कृष्ट पकड़ होना, दूसरा प्रकृति तत्व, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, खनिज आदि की पहचान और क्षमता, और दूसरा गणितीय पहलू को हल करना, और चौथा अपनी स्वयं की भावना को समझना। इसका जो राइट आंसर आएगा प्रकृतिवाद जो बुद्धि, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रकृति के तत्व जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, खनिज आदि की पहचान वर्गीकृत करना, ये प्रकृतिवाद बुद्धि के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 102, समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी जीपीडी जोन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट की अवधारणा के अधिगम कहाँ घटित होता है? पहला ऑप्शन केवल छात्र के स्वतंत्र प्रयास में, दूसरा उस क्षेत्र जो बालक स्वतंत्र रूप से कार्य करने और सहायता के साथ कार्य करने के बीच अंतर है, और केवल शिक्षक की व्याख्या में, और चौथा केवल परीक्षा भवन में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, उस क्षेत्र में जब बालक स्वतंत्र रूप से कार्य और सहायता के साथ कार्य करने के बीच। अब समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है, इसकी अवधारणा दी है लेव बायोस्की साहब ने दी, लेव बायोस्की साहब ने इसकी अवधारणा दी है। प्रश्न क्रमांक 103, कोहलर वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण किस स्तर का हिस्सा? पहला पूर्व पारंपरिक स्तर का, दूसरा पारंपरिक स्तर का, तीसरा उत्तर पारंपरिक स्तर का, और चौथा प्रारंभिक स्तर का। तो इसका जो राइट आंसर आएगा उत्तर पारंपरिक स्तर के अंतर्गत। प्रश्न क्रमांक 104, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन के शब्द से हुई? पहला ऑप्शन पर्सोना, दूसरा पर्सनल, तीसरा पर्सन, और चौथा पर्सनली। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, पर्सोना शब्द से व्यक्तिगत शब्द की उत्पत्ति, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। पर्सोना जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब। प्रश्न क्रमांक 105, समावेशी शिक्षा का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? सभी बच्चों को मानव अधिकार समानता के आधार पर एक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, दूसरा दिव्यांग बच्चों को समाज से अलग कर देना, तीसरा केवल प्रतिभावान बच्चों को मुक्त शिक्षा देना, और चौथा अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल। तो समावेशी यानी समान, यानी कि सभी बच्चों को मानव अधिकार और समानता के आधार पर एक साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। प्रश्न 6, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित
छात्र की क्या विशेषता होती है? केवल भाव पुरस्कार के लिए काम करता है। दूसरा, वो काम में आनंद लेता है और असफलता से डरे बिना सीखने का प्रयास करता है। तीसरा, वो केवल शिक्षा की डांट बचने के लिए कार्य करता है। और चौथा, उसमें आत्मसंतोष की कमी होती है। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चा जो रहता है वो वह काम में आनंद लेता है और असफलता से डरे बिना सीखने का प्रयास करता है। मतलब वो खुद से ही प्रेरित रहता है, उसमें जो भी काम करता है उसमें उसको आनंद आता है, मज़ा आता है और सीखने की इच्छा रखता है। बाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चा अपने कार्यों को निर्धारित करने के लिए खुद से बातें करता है तो उसे कहते हैं अहम केंद्रित वाक, दूसरा निजी वाक, व्यक्तिगत वाक, तीसरा सामाजिक वाक और चौथा भाव वाक। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, निजी वाक या फिर व्यक्तिगत वाक। प्रश्न क्रमांक 108, बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास का कौन सा सिद्धांत है? पहला समीप दूरामुखी सिद्धांत, दूसरा मस्तिष्क मुखी सिद्धांत और तीसरा नियंत्रण का सिद्धांत, चौथा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेफलोकॉर्डल्स, यानी कि मस्तिष्क से सिर की ओर विकास होता है, यानी सिर से पैर की ओर। प्रश्न क्रमांक 109, आगमन और निगमन विधि का संयुक्त रूप से सबसे पहले प्रयोग किसने किया? पहला ऑप्शन अरस्तु, दूसरा प्लेटो, तीसरा सुकरात और चौथा हंडाइक। तो इसका सबसे पहले प्रयोग किया था अरस्तु साहब ने। अब याद कैसे करें? आगमन में आ और आ इसमें भी आ, यानी कि अरस्तु से आगमन और आ से अरस्तु, इस प्रकार। प्रश्न क्रमांक 10वां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप 2005 का मुख्य सूत्र स्लोगन क्या है? सब पढ़े सब बढ़े, दूसरा बिना बोझ के शिक्षा लर्निंग विदाउट बर्डन, तीसरा डिजिटल शिक्षा और चौथा केवल पुस्तक पर आधारित। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी रहेगा, बिना बोझ के शिक्षा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 का मुख्य स्रोत है और मुख्य नारा है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो की सीरीज आपके लिए आगे भी जारी रहेगी। थैंक्स फॉर माय वेटिंग। धन्यवाद।